अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अब तक की जो लेटेस्ट है वो ये है कि डी चौक पे इमरान खान साहब का कब्जा हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन, पाकिस्तान के मालिक, वो पहुंच गए हैं डी चौक पे और मुलाजमों ने बड़ी कोशिश की नाज़रीन रस्ते में रोकने की। मुलाजिम जो है उन्होंने 55,000 शेल अपने मालिकों के ऊपर चलाए। मुलाजमों ने जो है वो बहुत सारी रबड़ की गोलियां अपने मालिकों पर चलाई। मुलाजमों ने रस्ते में जो है वो बहुत सारे कंटेनर्स खड़े किए, बहुत सारा पैसा मालिकों के खिलाफ ही खर्च कर दिया, मालिकों के सामने खंदकें खोद दी। यानी ऐसे मुलाजिम कौन होंगे जो अपने मालिकों के साथ ऐसा सलूक करेंगे। लेकिन पिछले 3 दिन तक इस मुल्क के मुलाजिम अपने मालिकों के ऊपर हमलावर थे और जगह जगह अपने मालिकों को मार रहे थे, जगह जगह अपने मालिकों को गिरफ्तार कर रहे थे, सिर्फ इसलिए कि मालिक जो है वो ज़ाब्ता और वो असूल याद दिलवा रहे हैं जिनके तहत ये मालिक और मुलाजिम का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है। यानी मालिक ये बता रहे हैं जनाब आपकी ये औकात और ये आपकी ड्यूटी है, ये आपने काम करना है। आपको जो है वो हुकूमत का ये काम है, उसके ये फंक्शन है, अदलिया का ये काम है, उसके ये फंक्शन है। आईने पाकिस्तान ये कहता है ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसके मुताबिक ये मुल्क चलेगा। आप उठा के बंदों को जेलों में नहीं डाल सकते, आप गैर कानूनी तौर पे लोगों को हिरासत में नहीं रख सकते, आप जबरी गुमशुदगियां नहीं कर सकते, आप मैंडेट चोरी नहीं कर सकते। तो इस मुल्क के मालिक निकले और वही असल मालिक है जो पाकिस्तान की आवाम है। जब वो निकले तो उनके ऊपर बदतरीन टॉर्चर किया गया। वो आग का दरिया अबूर करके आए। बहुत मुश्किल था, ये आसान नहीं था। स्पेशली जो बलूचिस्तान से आने वाले लोग हैं वो सबसे ज्यादा शाबाश के मुस्तहिक हैं। वो बड़ी मुश्किल से पहुंचे, बड़ा लंबा फासला उन्होंने तय किया। वो पहले बलूचिस्तान में लड़ते हुए आए, फिर वो खैबर पख्तूनख्वा के काफिलों के साथ मिले और वो फ्रंट पे रहे। और खैबर पख्तूनख्वा के लोग तो आपको पता है उनकी कोई और एग्जाम्पल है ही नहीं। यानी पाकिस्तान में ऐसे लोग और किसी सूबे में नहीं है जितनी मुजामत वो कर सकते हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम और बलूचिस्तान के अवाम, इन्होंने बड़ी जबरदस्त एक लड़ाई लड़ी है अपने मुलाजमों के साथ और अपने मुलाजमों को शिकस्त दी है। पंजाब के 4 अजला अभी तक बहुत खुलकर सामने आए। नंबर 1 अटक, मियांवाली, रावलपिंडी और इस्लामाबाद को आप शामिल कर दें, लेकिन एक्चुअली वो पंजाब तो नहीं है, दारुल हुकूमत है। तो ये 4 जगह जो है यहां से बड़ा अच्छा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने या यहां के शहरियों ने बड़ा जबरदस्त तरीके से मुजाबत की है। रावलपिंडी से बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुंचे और वो नजर आ रहे हैं डी चौक पे। अटक से जो लोग पहुंचे हैं वो नजर आ रहे हैं डी चौक पे। इसके लिए जो बुखारी फैमिली है, जो बाकी लोग हैं, जितने एमपीए हैं अटक के वो भी, और जो फैमिली है मेजर साहब की वो भी। यानी मेजर साहब की भी सियासत है और जो उनके साथ उनके एमपीए हैं उनकी भी बड़ी तगड़ी सियासत है। तो अटक के जो सियासतदान है उन्होंने कामयाबी के साथ अपने लोगों को निकाला है। इसके बाद रावलपिंडी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उन्होंने पूरी की है और जोरदार तरीके से पूरी की है। और जो इस्लामाबाद के शहरियों ने कुर्बानी दी है और सामना किया है फस्तायत का, वो भी अपनी मिसाल आप है। तो इसमें आमिर मुगल साहब ने बड़े जबरदस्त तरीके से लोगों को वेलकम किया, उनके खाने पीने का इंतजाम किया। अब बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, डी चौक पे तो पहुंच गए, डी चौक पे तो कब्जा हो गया। अब 3 दिन तक लगातार फस्तायत का मुकाबला करके ये लोग डी चौक पहुंचे हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को 2.5 साल इतना मारा अवाम के मुलाजमों ने कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ मार खा खा के कुंदन बन गई है। ये वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसको हम पहले जानते थे। ये मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी है, इसका शऊर बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा मार खा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब की तबीयत का असर यह है कि इनके हाथ जो भी बंदा लगता है सरकारी या कोई मुलाजिम इनके हाथ लगता है तो ये उसको रेस्क्यू करते हैं, उसको मारते नहीं है। ये बड़ा बुनियादी फर्क है। जैसे ये ताकत में आते हैं वैसे ये रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं। आप फर्क देखें ना, जिसके पास ताकत होती है ना, ताकत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेकर आती है। और इमरान खान ने अपने कारकुनों को ये सिखाया है। जब ये मजलूम होते हैं तब तक ये लड़ते रहते हैं। जैसे ही इनके पास ताकत आती है या ये किसी को पकड़ लेते हैं तो ये रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं, उसको बचाते हैं, उसको रेस्क्यू करते हैं। और ऐसी एक नहीं दर्जनों वीडियोज है। अब जो वो रेंजर्स के एहलकारों की जांबक होने वाला वाकया है, वहां पर एक शहरी भी जांबक हुआ, एक एफसी वाला भी था, तो उसकी बाकायदा वीडियोज आ चुकी है और सारा मामला क्लियर हो चुका है। कल रात को जिन लोगों ने इस पर प्रोपेगेंडा किया उन्हें शर्म आनी चाहिए। इससे पहले बहुत सारे लोग धमकियां लगा रहे थे, बहुत अजीब अजीब बातें कर रहे थे, कोई नहीं आ सकेगा, किसी को नहीं पहुंचने देंगे, एज कर देंगे, उंज कर देंगे। मुलाजमों को ना इतना फुदकना नहीं चाहिए। इस्लामाबाद का आईजी नारे लगा रहा था, रैलियां निकलवा रहा था। वो जिस जगह पुलिस ने रैली निकाली थी उधर एक पुलिस वाला भी नहीं है। अब किधर गए सारे? रास्ते में जितनी रुकावटें खड़ी करके बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अटक मेरी रेड लाइन है, ए पे ये रेड लाइन। तो मुलाजमों को ना मुलाजिम बन के रहना चाहिए। अवाम इस मुल्क के मालिक है। कुछ लोग एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जरा उसका जवाब दे देते हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जत्थे आ गए जी, इस तरह तो कल को कोई और जत्था उठेगा, वो उठ के इस्लामाबाद आएगा, अपनी बात मनवा लेगा। लित्तर नहीं मारेंगे उसको जो आएगा ऐसे उठ के और बात मनवाएगा। किस कैपेसिटी में आएगा भाई? कहते हैं टीएलपी वाले उठेंगे वो आ जाएंगे, या टीटीपी वाले उठेंगे वो आ जाएंगे, या कोई और ग्रुप उठेगा आगे इस्लामाबाद में बैठ जाएगा। क्यों आके बैठ जाएगा भाई? ये पाकिस्तान के मालिक आए हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे और फर्क क्या है। ये आपने याद रखना है। कोई बंदा भी ये बात करे उसके मुंह के ऊपर आपने रख के ये जवाब मारना है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का आप उन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मुवाजना नहीं कर सकते जिनको एक भी वोट नहीं पड़ता या एक भी सीट वो नहीं जीतते। ये बात है। तहरीके इंसाफ ने इस मुल्क में 180 सीटें जीती हुई है कौमी असेंबली की। 2/3 से ज्यादा अक्सरियत के साथ वो इस वक्त इलेक्शन में जीत चुके थे। जाली फार्म 47 के ऊपर उनको हराया गया।
لیکن بدترین دھاندلی اور فسادیت کے باوجود آج بھی اس اسمبلی کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف ہے, کوئی اور نہیں ہے. بدترین دھاندلی, آدھی سیٹیں چھین لے پھر بھی وہ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. اس وقت بھی اس کی آدھی سیٹیں چھین کر سب میں بانٹ دی, لیکن پھر بھی وہ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی اس وقت بھی اسمبلی میں ہے. یہ ہے فرق. ان کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے, یہ پاکستان کے مالک ہیں جن کا مینڈیٹ ہے ان کے پاس, اس لیے وہ آ سکتے ہیں, وہ اپنا مطالبہ کر سکتے ہیں. وہ جمہوری پارٹی ہے, آپ ان کو ان کے ساتھ آپ ان کا موازنہ نہیں کر سکتے یا ان کے ساتھ ملا کر نہیں دیکھ سکتے جو کبھی ایک سیٹ بھی نہیں جیتے. اس فرق کو اپنے ذہن میں رکھیں آپ. اور یہ لڑائی کا آغاز ہوا تھا 8 فروری اور 9 فروری کو, جب ان کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا تھا. کہتے ہیں عوام نکلتی کیوں ہے, عوام اپنے ہاتھ میں قانون کیوں لیتی ہے, عوام یہاں تک پہنچ کیوں گئی ہے, عوام نے رکاوٹیں کیوں عبور کی ہیں, یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے, یہ تو بڑا ظلم والا طریقہ ہے اور یہ تو بڑا جبر والا طریقہ ہے. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا. تو بات یہ ہے, عوام نے تو سیدھا طریقہ اختیار کیا تھا. عوام نے تو 8 تاریخ کو اپنا انقلاب اور اپنا فیصلہ بیلٹ کے ذریعے کر دیا تھا کہ جناب یہ بیلٹ بکسا ہے, اس پہ میں نے اپنا ووٹ ڈال دیا, میں امید کرتا ہوں کہ میرے فیصلے کا احترام کیا جائے گا. پاکستان کی اکثریت نے ووٹ ڈال دیا پاکستان تحریک انصاف کو. آپ نے ان کے ووٹ کی توہین کر دی. آپ نے انہیں مجبور کیا بار بار ظلم کر کے آپ نے انہیں مجبور کیا کہ وہ اپنا حق واپس لینے کے لیے اسلام آباد پہنچے. اور یہ پاکستان کے اصل مالک ہے, یہ اپنا حق واپس لے لیں گے, آج نہیں لیں گے تو کل لے لیں گے. لیکن اب پاکستان تحریک انصاف کے لیے چند بڑے چیلنجز ہیں. ایک تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جو لوگ دھمکیاں لگاتے وہ یہ بھی کہتے کرفیو لگ جائے گا, یہ بھی کہتے مارشل لا لگ جائے گا, یہ بھی کہتے کہ انتہائی قدم اٹھا لیا جائے گا, گولیاں مار دی جائیں گی. اسلام آباد میں دیکھتے ہی گولی مار دینے کا حکم, اور بہت بندوں کو گولیاں لگی ہوئی ہیں. ڈی چوک میں پہلے فائرنگ ہوئی ہے جب یہ پہنچے لمبی لڑائی کے بعد. جتنے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ اس کو کور کیا ہے وہ سارے سلام کے مستحق ہیں, لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی, کیونکہ پاکستان کے مین سٹریم میڈیا نے اس کی کوریج نہیں کی. سلام کرنا چاہتا ہوں میں بھی, اور پورے پاکستان کو سلوٹ کرنا چاہیے پاکستان کے سوشل میڈیا کو جنہوں نے ایک ایک لمحے کی کوریج کی ہے. نیا پاکستان کا حسنین, اس کو آپ دیکھ لیں, وہ ہمارا شیخ ہے, اس کو آپ دیکھ لیں, یہ صدیق جان کی ٹیم ہے, اس کو دیکھ لیں, عثمان ہے, اویس ہے, بے شمار اور لوگ ہیں, ہماری سیاست.pk کی ٹیمیں ہیں, ان کو آپ دیکھ لیں, رفتار نیوز کے لوگ ہیں, ان کو آپ دیکھ لیں. تو جن لوگوں نے گراؤنڈ کے اوپر ریئلٹیز دکھائیں اور جنہوں نے الیکٹرانک میڈیا کی منافقت کے باوجود, منافقت ہی کہوں گا میں اس کو, جنہوں نے ہمت نہیں ہاری, تمام تر جبر اور فسادیت کا سامنا کر کے انہوں نے ہر چیز دکھائی, ان کو سلام کرنا چاہیے پاکستان کی قوم کو. جان جوکھن میں ڈال کے انہوں نے یہ کام کیا ہے, اس کے لیے انہیں کوئی پے نہیں کر رہا. تو ناظرین, ایک تو یہ ہے کہ جو دھمکیاں تھیں وہ دھمکیاں ساری ہوا ہو گئی. میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ یہ فوج نہیں لڑے گی عوام سے, فوج بہت سمجھدار ہوتی ہے. 71 میں لڑائی ہوگی تھی نا فوج کی عوام سے, تو کیا نتیجہ نکلا؟ فوج عوام سے نہیں لڑے گی, سامنے آگے کیوں لڑے گی عوام کے ساتھ وفاقی دارالحکومت میں؟ جیسی پبلک پہنچی ہے فوجیوں نے ایسے اشارہ کیا ہے, ان کو ہاتھ ہلائے, نہ صرف ہاتھ ہلائے بلکہ ان کو اناؤنس کر کے کہا کہ آپ پرامن رہیں, فوج آپ کے ساتھ کچھ نہیں کرے گی. اور ادھر جو ہے وہ ناچ ناچ کے گھنگرو توڑ لیے تھے کچھ دانشوروں نے, کچھ صحافیوں نے, شرم بھی آتی ہے, ان کا ہم حصہ ہے. وہ یہ چاہ رہے ہیں بغض کے اندر بھرے ہوئے کہ مارو گولیاں. کئی صحافی اور کئی سیاستدان اس وقت اس غصے کے اندر ہیں کہ جناب فوج گولیاں کیوں نہیں مار رہی پبلک کو. وہ ہر حال میں کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو فوج کے ساتھ لڑایا جائے, لیکن عوام کہیے جا کے آرام سے وہ کنٹینر کے اوپر چڑھنا شروع ہو گئے. جو نہیں چڑھ پا رہا تھا چند کو تو فوجیوں نے پکڑ کے اوپر کھینچا ہے. وہ گئے جا کے انہوں نے فوجیوں کے ساتھ گلے چلے ملے, سیلفیاں بنائی ہیں, ان کے ساتھ فوٹویں بنائی ہیں, پاکستان کے جھنڈے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے, اور وہاں سے پھر بڑے آرام سے نیچے آئے, کچھ ان کے پاس ہی اوپر بیٹھے ہوئے. تو فوج کے ساتھ ان کی کوئی لڑائی نہیں ہے. عمران خان نے ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ کہا کہ میری فوج ہے, مالک ہوں میں اس کا, میری فوج ہے, ملک بھی میرا ہے, میں فیصلہ کروں گا. میں بھی آپ کو یہی کہتا ہوں, ہر پاکستانی کا یہ سوچ ہونی چاہیے کہ ادارے میرے ہیں, میں ان کو اون کرتا ہوں, لیکن کوئی بھی اپنی حد سے باہر نہ نکلے, سب کو اپنی حد کے اندر رہنا چاہیے. آئین نے سب کی حدود جو ہے وہ متعین کی ہوئی ہے. اب پاکستان تحریک انصاف کے لیے چند بڑے چیلنجز ہیں, میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جلدی سے. نمبر 1 تو یہ ہے کہ فوج تو استعمال نہیں ہو سکی, اور نہ مجھے لگتا ہے انہوں نے استعمال ہونا ہے. لیکن کیا پاکستان تحریک انصاف جہاں پہ آ کر بیٹھ گئی ہے یہاں پہ سسٹین کر پائے گی؟ تو اس کا جواب ہے حکومت نہیں کرنے دے گی. ایک تو عمران خان صاحب کی آج یعنی ان کا ریمانڈ دوبارہ 6 دن کا دیا گیا ہے. یہ ریمانڈ اگر آج نہ ہوتا تو سچویشن کچھ اور ہوتی, لیکن ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا, یہ چیلنج بھی ہو جائے گا جا کے. لیکن دیکھتے ہیں کہ معاملہ جاتا کس طرف ہے. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ پہنچے, گولیاں چلنے کے باوجود بھگدڑ نہیں مچی, وہ بھاگے نہیں. ابھی میری چند صحافیوں سے بات ہوتی ہے, کہتے ہم حیران ہو رہے تھے کہ ڈی چوک میں جب گولی چلی ہے بہت سارے لوگ زخمیوں کے اسپتالوں میں پہنچے, اور اسٹیٹ فائرنگ کی جو ہے وہ تصویریں بھی موجود ہیں, ویڈیو بھی موجود ہیں, لیکن وہاں سے بھاگا کوئی نہیں. ایک گرتا تھا دوسرا اس کی جگہ لے لیتا تھا. تو یہ ایک انقلاب ٹائپ کی سچویشن ہے, اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے. اور یہ انقلاب نہیں تو اور کیا ہے, لوگ اپنی جان سے کھیل رہے ہیں, آگر کھڑے ہو گئے, ٹھیک ہے مارو گولی. اور تھوڑے بہت بھی نہیں ہے, پاکستان کی تاریخ میں کبھی اسلام آباد میں اتنے لوگ نہیں پہنچے جتنے آپ پہنچ گئے, اور یہ سارا ریکارڈ کے اوپر ہے. اور جو سن رہے ہیں سب کو پتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ حکومت انتظار کرے گی کہ لوگ کم ہوں یا کمزور پڑیں تو ان کے اوپر پھر اٹیک کیا جائے. ممکن ہے آج رات کو اٹیک کریں, ممکن ہے کل اٹیک کریں. حکومت اٹیک کر سکتی ہے, ان سے آپ کسی بات کی بعید نہ رکھیں. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے سانحہ ماڈل ٹاؤن کیا تھا, یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے 9 مئی کے بعد بے شمار لوگوں کو اٹھا کے, جو بے گناہ تھے, جنہوں نے کچھ کیا بھی نہیں تھا, ان کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیا تھا. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کو گزشتہ 1.25 سال سے جیل میں رکھا ہوا بغیر جرائم کے. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بے شمار لوگوں کو جبری طور پہ لاپتہ کر دیا, اور یہ سارے اکٹھے, یہ بیچ میں ملے ہوئے ہیں.
अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर यहां पे सस्टेन करना है अपने मुतालबात मनवाने के लिए, तो उन्हें चंद चीजें करनी पड़ेगी। नंबर 1, लोगों की तादाद को बरकरार रखना पड़ेगा, यहां लोग कम नहीं होने चाहिए। नंबर 2, मौसम के खिलाफ, यानी मौसम वहां पे अभी सर्दी हो रही है और खुराक का इंतजाम करना पड़ेगा, लोगों के रहने का इंतजाम करना पड़ेगा। ये जितने कंटेनर्स वहां पे मौजूद हैं, इनको कोई लेकर ना जाए, इन कंटेनर्स के अंदर अपने बिस्तरे लगाएं और आराम से रेस्ट करें। जितने हुकूमत ने वहां पे हजारों कंटेनर पहुंचा दिए हैं इस्लामाबाद में, ये सारे रिहाइश का काम दे सकते हैं और बहुत सारे लोग वहां पे इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। तीसरा जनाब, पंजाब से तहरीक इंसाफ को हर हाल में अब निकलना पड़ेगा। पंजाब की क़यादत ने मुकम्मल तौर पर मायूस किया है, टके का काम नहीं किया इन्होंने। देखिए वहां फसाइयत बहुत ज्यादा है, जुल्म और जबर बहुत ज्यादा है, रुकावटें बहुत ज्यादा है, लेकिन क़यादत कम से कम गिरफ्तार तो हो जाती ना। क़यादत गिरफ्तार भी नहीं हुई जिनकी रिहाई का मुतालबा किया जाए। तो पंजाब को अब अपने बंदे निकालने पड़ेंगे, अपने लोगों को मुतहरिक करना पड़ेगा। हर एमपीए, हर एमएनए को अपना टारगेट अचीव करते हुए लगातार इस्लामाबाद की तरफ आना पड़ेगा। अगर 10,000 नहीं तो 5,000 बंदा तो फी बंदा लेकर आए। और ये लोग आना चाहते हैं, सिर्फ उनको फैसिलिटेट किया जाए और उनको लीड किया जाए और पंजाब से यहां पे पहुंचाया जाए। तो पंजाब का जागना और उनका यहां पे पहुंचना ये बहुत जरूरी है। देखिए जो इस्लाह पंजाब के निकले हैं, जो लोग आए हैं, वो तो मैं पहले बता चुका हूं। 12 से 13 बड़े काफिले पंजाब से आए हैं और वो इंडिविजुअल्स की अपनी अपनी एफर्ट है जो लोग लेकर आ गए। जैसे सरताज गुल वजीर हैं, जैसे मेहर अब्दुल सत्तार हैं, जैसे शौकत बसरा हैं, जैसे शबीर कुरैशी हैं, जैसे शेख वकास उनके भाई हैं, वो लेकर आए काफिला। जैसे और हामिद रजा कादमी साहब हैं, उन्होंने बड़ी एफर्ट की है। इसी तरह आलिया हमजा हैं, वो जैसे पहुंची हैं वो सब जानते हैं। तो जो लोग पहुंचे, और बहुत सारे लोग हैं, सबके नाम मैं नहीं ले सकता, लेकिन जो लोग पंजाब से आए और वो पहुंचे, उनकी अपनी एफर्ट है। तो बाकी लोग जो रह गए हैं ना, खासतौर पर पंजाब की क़यादत है, ये लोग अब अपने कारकुनों को हर हाल में इस्लामाबाद पहुंचाएं। दूसरा कोई रास्ता बाकी नहीं है। तहरीक इंसाफ पंजाब को पहुंचना पड़ेगा और मदद करनी पड़ेगी खैबर पख्तूनख्वा से आए हुए लोगों की। नंबर 4, तहरीक को जारी रखने के लिए इन्हें पूरा एक माहौल बनाना पड़ेगा, अपनी तंजीमें बनानी पड़ेगी कि ये लोग जो है ये सिक्योरिटी का निजाम संभालेंगे, ये लोग जो है ये खुराक का निजाम संभालेंगे, ये लोग जो है अगर कोई बीमार है तो उसको देखेंगे। बहुत सारी चीजें इन्हें करनी पड़ेंगी लोगों के क़यामत आम के लिए। फिर अपना खुद का एक सिक्योरिटी का इनको सिस्टम भी बनाना पड़ेगा, ताकि कोई खुदा न खास्ता ऐसा वाकया ना हो जो नहीं होना चाहिए, तो उससे भी निपटना पड़ेगा। अगर ये यहां पे कमजोर पड़े तो हुकूमत इनको यहां से हटाने की पूरी कोशिश करेगी और किसी भी रात को दोबारा ऑपरेशन कर सकती है। इस हुकूमत का ये रिकॉर्ड है, ये पहले ऐसा कर चुके हैं, ये दोबारा भी ऐसा कर सकते हैं, इससे कोई बईद नहीं है। देखिए अब इमरान खान साहब के 3 मुतालबात हैं। एक मुतालबा उनका यह है कि रिहाइयां दी जाए जो बेगुनाह लोग हैं, दूसरा यह है कि मैंडेट वापस करें, और तीसरा यह है कि 26वीं आईनी तरमीम वापस करें। दूसरे दोनों मुतालबात तो फौरी तौर पर ना हुकूमत मानेगी और ना फौरी तौर पर हो सकते हैं। पहले मुतालबे पे अमल दरामद हो सकता है कि रिहाइयां हो जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 90% मसाइल इमरान खान साहब के साथ जुड़े हुए हैं और पाकिस्तान के भी 90% मसाइल इमरान खान साहब के साथ जुड़े हुए हैं। अगर वो आजाद हो जाती है और चीजें ठीक हो जाती हैं तो मुल्क ट्रैक पे चढ़ जाएगा। इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे तो बाकी चीजें हासिल कर लेंगे। पाकिस्तान ऐसा लगता है कि एक नए इंतखाबात की तरफ जाएगा और जल्द पाकिस्तान में नए इंतखाबात करवाने पड़ेंगे, इसके अलावा रास्ता कोई नहीं है। ओवरसीज पाकिस्तानियों का दबाव मैं आपको बताऊं बहुत काम आया है। जितनी जबरदस्त उन्होंने कंपेन की है, जो मगरिब के अंदर उन्होंने जबरदस्त किस्म के मुजाहरे किए हैं, उसने पूरी दुनिया की तवज्जो पाकिस्तान की तरफ दिलवा दी है। दुनिया की तवज्जो अगर पाकिस्तान के ऊपर 10% थी तो वो 50, 60, 70% तक पहुंच गई जब ओवरसीज पाकिस्तानियों ने उन्हें झंझोड़ा, उन्हें हिलाया और उन्हें बताया कि देखो हम आपके मुल्कों में इतने बड़े बड़े एहतजाज कर रहे हैं, हमारे मुल्क में ऐसा कुछ हो रहा है जिसके ऊपर आप सबको तवज्जो देनी चाहिए। तो सबके सब देख रहे थे। अब अगर ये सही तरीके से डील करते हैं हुकूमत को, तो अगले 24 से 48 घंटों में इमरान खान साहब की रिहाई भी हो सकती है। लेकिन हुकूमत इमरान खान साहब की रिहाई का अगर अभी फैसला करती है तो उनके लिए यह बड़ा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए कि इमरान खान अवामी ताकत से रिहा हो रहे हैं और इमरान खान बेगुनाह कैद थे। फिर इमरान खान साहब का बयानिया जो है ना, उसका तोती बोलेगा इस मुल्क में, फिर कोई ना इलेक्शन जीत सकेगा और फैसला भी इमरान खान साहब करेंगे। हुकूमत को यह रिस्क लेना पड़ेगा, इमरान खान को छोड़ना पड़ेगा आज नहीं तो कल, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी इस पोजीशन को सस्टेन करना पड़ेगा। यहां डी चौक में बैठना पड़ेगा बहुत बड़ी तादाद में। अब जो है वो एक आसाब की जंग शुरू है। जो पहले आंखें झपकेगा वो फारिग हो जाएगा। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी भी इतलात आ रही है कि इस्लामाबाद में इक्का दुक्का फायरिंग के वाकयात हो रहे हैं, और वो जब कारकुन जाते हैं पुलिस के पीछे तो पुलिस आगे रबड़ की गोलियां और दूसरी गोलियां भी चला देती है और लोग जख्मी होकर अस्पताल भी पहुंचे हैं। एस्टैब्लिशमेंट को एक बात समझनी पड़ेगी कि नून लीग के पास बहुत सारे गुल्लू बट हैं। यहां पे जो भी हुआ वो एस्टैब्लिशमेंट के गले पड़ेगा बाद में, क्योंकि आलमी सतह के ऊपर जो नजला है इंटरनेशनली वो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट पे गिरेगा, क्योंकि इस हुकूमत को कोई नहीं जानता और ना इस हुकूमत की कोई क्रेडिबिलिटी है। तो क्रेडिबिलिटी जो है वो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट जो है, जो भी उनके पास है, वो सारा नजला उन पे गिरेगा और उनके ऊपर ये सारा मामला आएगा। उन्हें भी ये बात समझनी चाहिए कि ये मामला जितनी जल्दी रिजॉल्व हो, उनका भी इसी में फायदा होगा। नाज़रीन, 4,500 रुपए का एक शेल है, मोहसिन नकवी ने कहा, और 55,000 आंसू गैस के शेल चले अब तक की इतला के मुताबिक। यानी अपने मालिकों को मुलाजमों ने 55,000 से जायद आंसू गैस के शेल मार दिए। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड लग गया है, ऐसे कभी कहीं नहीं हुआ। तो नाज़रीन, अब तक की जो सिचुएशन है मैंने आपके सामने रखी है। 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, पंजाब को जागना पड़ेगा, उनकी क़यादत को जिम्मेदारी देनी पड़ेगी, उनको यहां पे आना पड़ेगा। नंबर 2, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहां पे अपने लोगों को अब सस्टेन करना पड़ेगा और मजबूती के साथ बैठना पड़ेगा। नंबर 3, एस्टैब्लिशमेंट को यह बात अब समझनी चाहिए कि गेम हाथ से निकल गई है, पाकिस्तान के मालिक आ गए हैं। तो ये जो एक छान बुरा इकट्ठा किया हुआ है, इससे जान छुड़ाने का इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा, वरना इनका बोझ और इनका गंद ये सारा एस्टैब्लिशमेंट को उठाना पड़ेगा। अब तक के लिए इतना, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।